हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। लास्ट सेशन के अंदर हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर मटेरियल वेरिएंस तक पढ़ा था। हमने पहले देखा बजट क्या होता है, बजटेड डाटा क्या होते हैं, एक्चुअल डाटा क्या होता है और स्टैंडर्ड डाटा क्या होते हैं। उसके बाद में हमने मटेरियल वेरिएंस जो है उसके बारे में देखा, कैसे कैलकुलेट होता है वो सारा कुछ देखा। मटेरियल वेरिएंस का हमने एक छोटा सा इलस्ट्रेशन जो है वो खुद से बना के किया था, लेकिन एक जो वर्कबुक में जो इलस्ट्रेशन दे रखा था वो हमने नहीं किया। रीजन ये था कि मैं चाहता था कि वहां तक की चीजें जो आप अच्छे से समझ लें, वहां तक की चीजें जो आप याद कर लें, ताकि आपको आगे जो है वो बाकी वाले जितने भी वेरिएंस है वो उससे रिलेटेड है, तो वहाँ आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। ठीक है सर जी, तो चलते हैं हम हमारे बोर्ड पे। हाँ जी, ये देखिए, यहाँ तक हम देख चुके थे। अब जो है अभी जो कॉन्सेप्ट हम देखेंगे ना, वो देखेंगे कि नॉर्मल लॉस हो तो बजटेड डाटा और एक्चुअल डाटा और इसमें क्या फर्क पड़ता है। हम्म, ये हम अरे यार ये तो, चलो मैं लिख देता हूँ। ये देखो, बजटेड जो है वो उनका क्या दे रखा है। बजटेड जो वो इस तरीके से दे रखा है, ए बी और नॉर्मल लॉस। वो क्या कह रहे हैं, ए जो है वो कितना चाहिए, 800 kg। बी जो है वो कितना चाहिए, 600 kg। और नॉर्मल लॉस जो वो कितना, 10% ऑफ इनपुट। बजटेड हो गया, और अपने को दे रखा है एक्चुअल सॉरी, 900, 600 और 1480। 900 kg ए का, बी का दे रखा है 600 kg, और आउटपुट दे रखा है 1480। अब यहाँ समझिएगा, देखिए, नॉर्मल लॉस नहीं था उस केस के अंदर तो हम स्टैंडर्ड जो बहुत आसानी से कैलकुलेट कर रहे थे। जैसे कि 1 यूनिट के लिए 2 kg चाहिए रहता है, तो 200 यूनिट के लिए 400 kg चाहिएगा, और 1000 के लिए 2000 चाहिएगा, इस तरीके से। लेकिन यहाँ जो है वो नॉर्मल लॉस है, ध्यान से समझिएगा। क्या हम सॉरी, क्या हम बजटेड और एक्चुअल का कंपैरिजन कर सकते हैं क्या मटेरियल के अंदर? नहीं। यहाँ पर हमें क्या चाहिएगा, हमें चाहिएगा स्टैंडर्ड, ताकि स्टैंडर्ड और इस एक्चुअल का कंपैरिजन करवाया जा सके। सही बात है सर। तो स्टैंडर्ड कैसे कैलकुलेट करें, देखिएगा। बजट रेट को सही से पढ़े तो वो क्या कह रहा है कि भाई साहब देखो, ए है ना, वो लिया आपने 800 kg, हमने कहा जी लिया। कि बी लिया आपने कितना, 600 kg, हमने कर लिया। टोटल कितना हुआ, 1400 kg। 6 12 13 14, ठीक है। और इसमें से तुम्हारा नॉर्मल लॉस कितना होता है, हमने कहा देखो, नॉर्मल लॉस 10% है इनपुट का, मतलब 1400 का 10% 140। तो आउटपुट कितना रहता है, हमने कहा आउटपुट रहता है ये 1400 माइनस 10%, कितने का, 1260 kg। कितना, 1260 kg। क्लियर है क्या? हाँ जी सर, 1260 kg जो वो आउटपुट रहता है। ये बजटेड डाटा है। अब हमें तो क्या करना है, स्टैंडर्ड डाटा कैलकुलेट करना है। और स्टैंडर्ड का मतलब ही क्या है, जो एक्चुअल के हिसाब से रिवाइज्ड बजट है, कि एक्चुअल जो 1480 kg लगे हैं उनके लिए कितना लगना चाहिए था, जो 1480 एक्चुअल आउटपुट है उसके लिए कितना लगना चाहिए था। सर देखो, ये जो है, क्या हम ये कहें कि 800 kg लगना चाहिए था, या ये हम कहें कि 800 माइनस 10%, 720? नहीं सर, 720 नहीं कहेंगे, हम 800 ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि 10% नॉर्मल लॉस है। और हमने सर मटेरियल में भी देखा, लेबर में भी देखा, और ओवरहेड के अंदर भी देखा, नॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चार्ज करते हैं। तो अगर आपको 1260 यूनिट बनानी है, अगर आपको 1260 यूनिट बनानी है, तो आपको ए कितना चाहिए, 800 kg या 720? अगर 720 ले लिए ना, तो यहाँ 1260 बनेगा ही नहीं। जैसे इसका भी आपने कर दिया 600 माइनस 10% कितना,
540, तो ये टोटल कर दोगे आपका 720 प्लस 540, ये हो गया आपका 1260, और उसमें से 10% का नॉर्मल लॉस करोगे तो 1134 का आउटपुट बनेगा। तो 1260 के आउटपुट के लिए आपको कितने का चाहिएगा सर? ए का 800 और बी का जो है वो 600। अब स्टैंडर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? अब सर ऐसा लग रहा है कि हम स्टैंडर्ड कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे सर? देखो सर, यहाँ देखिएगा ध्यान से, देखो सर 1260 के लिए आपको ए कितने का चाहिए रहता है? ए चाहिए रहता है सर 1260 के लिए 800 का। तो अगर 1 यूनिट का प्रोडक्शन करना है तो ए कितना चाहिएगा? 800 डिवाइडेड बाय 1260। तो सर 1480 यूनिट के लिए कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय 1480। 800 डिवाइडेड बाय 1260 मल्टीप्लाई बाय 1480 कितना? 939.68। 939.68। बी की बात करें 1260 के प्रोडक्शन के लिए, 1260 के प्रोडक्शन के लिए ए कितना चाहिए रहता, सॉरी बी कितना चाहिए रहता है? 600। बी कितना चाहिए रहता है? 600। तो एक के लिए फिर वैसे 600 डिवाइडेड बाय 1260, तो 1480 के लिए कितना? ये हो गया 600 भाग 1260 मल्टीप्लाई बाय 1480, ये हो गया 704.76। क्लियर है? तो टोटल ए और बी दोनों मिला के कितना चाहिएगा? 704.76 प्लस 939.68। पॉइंट के बाद वाला आप चाहे तो उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। 1644.44। सर मेरे ना दिमाग के अंदर एक और आइडिया आ रहा है, बताइए भाई। मेरे दिमाग में आइडिया ये आ रहा है सर कि हम एक और तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको है ना मैं सिखाऊं तो भाई सिखा दो यार, क्या आइडिया आ रहा है तुम्हारे पास? तो उन्होंने कहा देखो 1480 का आउटपुट चाहिए ना आपको, 100 का इनपुट देते हो, 10 का लॉस हो जाता है, आउटपुट कितना मिलता है? हमने कहा 90। तो उन्होंने कहा कि 1480 का अगर आपको आउटपुट चाहिए ना तो इनपुट कितना दो? हमने कहा कितना दे? तो उन्होंने कहा वही 1480 डिवाइड बाय 90 गुणा 100। हमने कहा कितना हुआ ये? उन्होंने कहा ये तो हो गया 1644.44। तो आपको इनपुट कितना है? डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना? 1644.44। लेकिन भाई इसमें तो एक तकलीफ में फंस जाओगे, ए का कितना और बी का कितना? उन्होंने कहा ए का कितना और बी का कितना, इसमें क्या तकलीफ में फंसेंगे? 1644.44। ए का जो है वो कितना रहता है? 800 रहता है। कितने में से? टोटल 800 और 600 1400 में से। तो 1644 में से कितना रहेगा? बी का 1644.44, 600 रहता है 1400 में से, तो कितना? ये कितना आएगा? 1644.44 डिवाइडेड बाय 1400 इंटू 800, 939.68। सर जब आपको पता था कि सेम ही आएगा तो फिर आपने ये कैलकुलेशन क्यों की भाई? इस वजह से कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। 939.68 और इसका कितना जाएगा? 704.76। क्या आप मेरी बात समझ पाए हैं? क्या आप मेरी बात समझ पाए हैं यहाँ तक? सर काफ़ी कुछ समझ के देखिए, नॉर्मल लॉस के केस के अंदर क्या होगा, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा स्टैंडर्ड डाटा को कैलकुलेट करने के लिए। आपको क्या करना होगा, आउटपुट जो बजटेड है उसका और एक्चुअल जो इनपुट बजटेड इनपुट है उन दोनों का समझिएगा। बजटेड इनपुट और बजटेड आउटपुट उनमें ध्यान रखना है कि नॉर्मल लॉस है तो उसको कंसिडर करना है, और फिर उसके हिसाब से ही आपके एक्चुअल डाटा से स्टैंडर्ड डाटा जो है वो कैलकुलेट होगा। क्लियर है सर? ठीक है। अब जैसे इस वाले के अंदर ये आपको क्वेश्चन दे दिया और आपको पूछा कि रॉ मटेरियल से रिलेटेड वेरिएंस निकालो, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट कर चुके हो, 939.68 ए का, और बी का कितना है? 704.76, 704.76। और एक्चुअल क्वांटिटी दे रखी है क्या? हाँ एक्चुअल क्वांटिटी दे रखी है 900 और 600, 900 और 600।
ठीक है सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिएगा RAQ, ये क्या है सर, ये क्या था, एक्चुअल क्वांटिटी। RAQ या RSQ अलग अलग बुक के अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से लिखा जाता है। ज़्यादातर जगह आप देखोगे तो RSQ देखने को मिलेगा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मैं इसे रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी इस वजह से कहता हूँ ताकि मुझे कन्फ्यूजन ना हो कहीं पे भी। यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी को मुझे क्या करना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेशियो में बांटना है। आप चाहे तो इसको RAQ लिखें, चाहे तो आप इसको RSQ लिखें। और क्योंकि ज़्यादातर बुक और ज़्यादातर जगह RSQ होता है तो इसको RSQ लिख दीजिए, लेकिन आप अपने लिए ध्यान रखने के लिए इसे RAQ पढ़िएगा, तो साथ में लिख दीजिएगा कि RAQ। क्लियर है, समझ पा रहे हैं बात यहाँ तक की। सर ये कैसे होगा, तो ये क्या है, एक्चुअल कितना लगा 900 और 600 टोटल कितना हुआ 1500। 1500 को क्या कीजिएगा, ये हम कैलकुलेट करते हैं RSQ कैसे कैलकुलेट करेंगे, 900 और 600 कितना 1500। ये जो है 1500 इसको क्या करेंगे 8 और 6 के रेशियो में बांट देंगे, 8 और 6 के रेशियो में बांट देंगे। तो ये हो गया 1500, 8 और 6 मतलब 800 और 600, भाई समझ रहे हैं ना, 800 और 600 के रेशियो में। तो 1500 इंटू 800 डिवाइडेड बाय 600 मतलब, एक सेकेंड है ना, 1500 इंटू 800 डिवाइडेड बाय 1400, तो ये हो गया 857.14 और ये हो गया 1500 गुणा 600 भाग 1400। ये क्या किया आपने 800 और 600 के रेशियो में बांटा है, तो 642.85। तो ये आ गया सर 857.14 और ये आ गया 642.85। अब इतना कैलकुलेट करने के बाद में आपका क्या बचेगा सर, कुछ भी नहीं बचेगा, बस अब तो आपको फटाफट फटाफट करना है। कैसे कैलकुलेशन करना है, बस फटाफट फटाफट। अभी सर जल्दी कैसे हो जाएगा, देखो स्टैंडर्ड रेट दे रखी है क्या, हाँ दे रखी है स्टैंडर्ड रेट। देखिए रेट स्टैंडर्ड रेट और बजटेड रेट सेम में होती है, समझ पा रहे बात, बजटेड रेट और स्टैंडर्ड रेट सेम होता है, क्वांटिटी जो वो कैलकुलेट होता है एक्चुअल के हिसाब से, समझ पा रहे बात। रेट में कोई फर्क आएगा क्या, एक्चुअल रेट के हिसाब से कोई रेट चेंज होएगा क्या, क्या नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये हो गया 90 मल्टीप्लाई बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट 86 मल्टीप्लाई बाय 65। अब ये अमाउंट लिख दीजिए। देखिए ये पहला क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन मैं पूरा बता रहा हूँ ताकि आपको फिर कहीं दिक्कत नहीं आए। मल्टीप्लाई बाय 90 और 704.76 गुणा 60 एम प्लस, ये हो गया आपका, अलग पेन से लिख देते हैं ना ताकि ये इसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान जाए। 1,26,856, 1,26,856, 857.14 गुणा 90 और 642.85 गुणा 60, ये हो गया 1,15,713। क्लियर है सर। 900 गुणा 90 एम प्लस 600 गुणा 60 एम प्लस, ये हो गया 1,17,000 और ये हो गया 900 गुणा 86 600 गुणा 65, 1,16,400। हो सकता है कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो, तो मेन कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा आपको। फिर क्या करोगे, देखिए अगर हम बात करें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की तो 1,26,856 लगने चाहिए थे, एक्चुअल में कितने लगे 1,16,400।
तो 1,26,856 माइनस 1,16,400 कितना आया? 10,456 और वो भी पॉजिटिव। 10,456 और वो भी पॉजिटिव। पॉजिटिव को क्या कहेंगे? फेवरेबल, मतलब ये हमारे फेवर के अंदर आया। फेवर के अंदर कैसे देखिएगा, 1,26,856 रुपये का खर्चा होना चाहिए था, जबकि एक्चुअल खर्चा कितना हुआ? 1,16,400। समझिएगा, आपने माना था कि ये जो कैलकुलेटर जब खरीदने गए आपने माना कि 700 रुपये में मिलेगा, वहाँ गए 600 रुपये में मिल गया, तो क्या हो गया? आप खुश होंगे या दुखी होंगे? सर जाहिर सी बात है खुश होंगे। तो जहां आप मान रहे थे कि 1,26,856 रुपये लगेंगे, वहां एक्चुअल में कितने लगे? 1,16,400। तो क्या हुआ? फायदा हो गया। यहाँ बात करें तो 1,17,000 माइनस 1,16,400, 600 पॉजिटिव, तो ये भी क्या होगा? फेवरेबल। देखिए प्राइस का जो स्टोर वाला है, जो प्राइस परचेज करने के लिए जिम्मेदार है, वो क्या कहेगा? तुमने कहा था कि जो खरीदने के लिए क्वांटिटी दिया था ना और जो रेट दी थी उसके हिसाब से 1,17,000 में खरीदना था, लेकिन देखो मेरा दिमाग देखो और मेरी समझदारी देखो, मैंने वो 1,16,400 में खरीद लिया, 600 रुपये का फायदा करवा दिया। यहाँ पर मिक्स की बात करें तो 1,15,713 माइनस 1,17,000, 1,287 एडवर्स। माइनस में आया इस वजह से इसको क्या कहते हैं? एडवर्स। माइनस को क्या कहते हैं? ए एडवर्स, इसको अनफेवरेबल भी कहते हैं। ये क्या होता है? ये हमारे लिए दुख वाली बात है, चिंता वाली बात है। देखिए अगर हम स्टैंडर्ड वाला मिक्स रखते हैं, मतलब 8 और 6 के रेशियो के अंदर 800 और 600 के रेशियो में अगर हम करते हैं ना, तो हमारी खर्चा लगता है 1,15,713। लेकिन क्योंकि हमने रेशियो चेंज किया उसकी वजह से हमारा खर्चा कितना लगा? 1,17,300। तो मिक्स के अंदर चेंज करने की वजह से खर्चा कितना बढ़ गया? 1,287। तो ये हमारे लिए एडवर्स है। ये हमारे लिए क्या है? एडवर्स है, नुकसानदायक है। हाँ जी सर। और यहाँ बात करें 1,26,856 माइनस 1,15,713, तो ये हो गया आपका 11,143 और ये पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा? फेवरेबल। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या आप यहाँ तक मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? हाँ जी सर, आपकी यहाँ तक हम बात जो समझ पा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी चिंता की बात नहीं है, हम अच्छे से समझ लिए। सर आपने एक बात कही थी शुरुआत के अंदर कि सर एक मटेरियल समझ लो फिर बाकी तो है ना वो चुटकियों में हो जाएगा, ऐसा क्यों कहा था? देखिएगा, अब मटेरियल समझ लिए ना तो बाकी का जो पार्ट है ना वो बहुत आसान हो जाएगा। सर क्या बात कर रहे हो? मतलब बाकी वालों में भी तो फॉर्मूले तो उतने को उतनी है ना, याद तो करने होंगे, बस नाम बदलेंगे, काम वही होंगे। समझ पा रहे हो बात? सुल्तान मिर्जा ही रहेगा, बस वो अब जमीन पे नहीं पानी में व्यापार करेगा। तो वैसा है। देखिए बात अगर हम यहाँ लेबर पे चले जाएं, मटेरियल से लेबर पे चला जाए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जगह क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड आवर्स हो जाएंगे। ठीक है सर। एक्चुअल स्टैंडर्ड रेट की जगह क्या हो जाएगी? स्टैंडर्ड रेट की जगह तो स्टैंडर्ड रेट यूज करेंगे अपन, उसमें कोई ज़्यादा चेंज आएगा नहीं। अब बाकी क्या होगा? यहाँ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, यहाँ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, तो वहाँ क्या हो जाएगा? लेबर कॉस्ट वेरिएंस है, एम्प्लॉय कॉस्ट वेरिएंस। हाँ जी सर सही बात है, एम्प्लॉय का कैलकुलेट कर रहे हैं, एम्प्लॉय करेंगे। यहाँ मटेरियल प्राइस वेरिएंस है, वहाँ क्या हो जाएगा? लेबर प्राइस वेरिएंस, जबकि लेबर के अंदर क्या वर्ड यूज होता है? लेबर रेट वेरिएंस। तो यहाँ क्या वर्ड यूज हो जाएगा? लेबर रेट वेरिएंस। यहाँ है मटेरियल यूसेज और वॉल्यूम वेरिएंस, कि इतना यूज होता है, इतना वॉल्यूम होता है। मटेरियल लेबर यूज होता है क्या? नहीं। तो वहाँ पर इसका नाम चेंज हो जाएगा लेबर या एम्प्लॉय एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ये मिक्स वेरिएंस है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेबर मिक्स वेरिएंस। यहाँ मटेरियल सब यूसेज या ये सब वॉल्यूम वेरिएंस है, तो वहाँ क्या हो जाएगा? लेबर या एम्प्लॉय सब एफिशिएंसी वेरिएंस, क्योंकि यहाँ एफिशिएंसी तो ये सब एफिशिएंसी हो जाएगी, यहाँ एफिशिएंसी तो यहाँ सब एफिशिएंसी। क्लियर है क्या? हाँ जी सर। सर मतलब अब ये कहिए ऐसा कैसा उसी तरीके से होगा। देखिए अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। अभी हम बात करेंगे एम्प्लॉय कॉस्ट वेरिएंस के बारे में। देखिए एम्प्लॉय कॉस्ट वेरिएंस में दो सिचुएशन हो सकती है कि एक तो
कोई आइडल टाइम नहीं है, नो आइडल टाइम, और एक सिचुएशन हो सकती है कि आइडल टाइम हो। अब यहाँ पर सिचुएशन जो वो इस तरीके से आती है कि आइडल टाइम सर दो तरीके के होते हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मल। तो देखिए जितनी बुक्स मैंने पढ़ी है उन बुक्स में से मैक्सिमम जो है ये इस डिस्कशन से बचते हैं नॉर्मल और एबनॉर्मल वाले से, वो सिर्फ आइडल टाइम जो है वो यूज करते हैं। नॉर्मल जो है कुछ एक बुक जो है इसके बारे में बात करती है, और मैक्सिमम जो कहती है इसे क्या करो, नॉर्मल को क्या करो, नॉट टू बी कंसिडर्ड, इसे कंसिडर नहीं करना चाहिए, और कुछ बुक जो है वो कहती है कंसिडर किया जाए। समझिएगा ये पूरी कहानी क्या है, इसको मैं पूरा आपको बताऊंगा कि नॉर्मल और एबनॉर्मल का। पहले हम देख लेते हैं कि अगर कोई आइडियल टाइम नहीं है तो उस केस के अंदर कैसे ये वेरिएंस वगैरह कैलकुलेट होंगे। तो मटेरियल आप अच्छे से देख चुके, बस सेम वही फॉर्मेट है जैसा मटेरियल के अंदर किया था वैसा वैसा। सर कैसे, वहां हमने किया था सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। यहाँ पर क्या कर देंगे, स्टैंडर्ड हॉर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, लास्ट में सबसे एक्चुअल हॉर्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड जो वो हॉर्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक बार ही लिखा गया था, तो यहाँ स्टैंडर्ड हॉर्स एक बार ही लिखा जाएगा, बाकी जगह एक्चुअल हॉर्स एक्चुअल हॉर्स। इसके आगे क्या वर्ड जोड़ देंगे, आर आर ए एच, रिवाइज एक्चुअल हॉर्स या रिवाइज स्टैंडर्ड हॉर्स, इसको रिवाइज स्टैंडर्ड हॉर्स भी बोलते हैं, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट। देखिए फॉर्मेट वही है जो मटेरियल के अंदर है, तो मटेरियल वाला अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर ये तो जो है सेम हमने कॉपी पेस्ट किया है। समझ पा रहे बात भाई, जहाँ क्वांटिटी था वहाँ हॉर्स वर्ड यूज किया है, जहाँ ये देखिए यहाँ ऊपर आइए, ये देखिए ये जहाँ क्वांटिटी था वहां पर आपने क्या किया, क्वांटिटी की जगह आप क्या वर्ड यूज कर रहे हो, रेट वर्ड और वर्ड यूज कर रहे हो। बाकी कोई चेंज आ रहा है क्या, नहीं, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, सेम वैसा का वैसा चल रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले इसमें दिक्कत जो आती है वो किसमें आती है, स्टैंडर्ड हॉर्स कैसे कैलकुलेट किया जाए। स्टैंडर्ड हॉर्स कैलकुलेशन के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो ध्यान से समझिएगा। जैसे इस इलस्ट्रेशन के अंदर क्या दे रखा है, इस इलस्ट्रेशन के अंदर दे रखा है कि भाई 800 ए के और 600 बी के टोटल कितने दिए हमने, 1400, 6 6 12 13 14 1400। इसमें से 10% क्या होता है, नॉर्मल लॉस। 1400 में से 10% लॉस हो जाता है नॉर्मल, तो कितना बचता है, 140 का लॉस हो जाता है। तो 1260 केजी जो है वो आपका क्या रहता है, आउटपुट रहता है। कितना रहता है, 1260 केजी का आउटपुट। अब हम बात करें ये अपने लेबर के बारे में, तो देखिए ये हो गया स्किल्ड और ये हो गया अनस्किल्ड। ये 1000 आवर्स किसके, स्किल्ड के, और ये अनस्किल्ड के कितने, 800 आवर्स। अब बताइए स्किल के अगर 1000 घंटे और अनस्किल के 800 घंटे अगर लगाओगे तो आपको यूनिट कितनी बनेगी, 1400 या 1260। सर क्या बात कर रहे हो, 1400 थोड़ी बनेगी, 1260 ही बनेगी, क्योंकि 1400 का तो हम इनपुट दे रहे हैं सर, 10% तो नॉर्मल लॉस हो जाता है, बाकी बनती तो 1260 ही है। तो ये 1000 और इनके अंदर 1000 स्किल के और 800 अनस्किल के, ये जो है ये कितना आउटपुट दे पाते हैं, 1260 का। कितने का आउटपुट दे पाते हैं, 1260 का। क्लियर है सर। तो देखिए हम क्या कहेंगे कि 1260 यूनिट के लिए स्किल के कितने आवर्स चाहिए, 1000। तो एक यूनिट के आउटपुट के लिए कितना चाहिएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 1260 गुणा, तो 1480 के लिए कितना चाहिए। ये इस तरीके से स्टैंडर्ड कैलकुलेट करेंगे। वैसा वैसा बी के लिए बात करें, 800 डिवाइडेड बाय 1260 मल्टीप्लाई बाय 1480 1480। क्लियर है। तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, देखिए 1000 डिवाइडेड बाय 1260 मल्टीप्लाई बाय 1480, यहाँ कितना हो गया, 800 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 1260 मल्टीप्लाई बाय 1480।
क्लियर है। एक्चुअल लॉस दे रखे हैं क्या, एक्चुअल लॉस दे रखे हैं 1200 और 860 बराबर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ भी एक्चुअल और लिखने तो 1200 और 860। अब RAH या इसे RSH भी कहते हैं, रिवाइज्ड एक्चुअल और या रिवाइज्ड स्टैंडर्ड और। हम वर्ड RAH इस वजह से यूज करते हैं ताकि हमें याद रहे कि एक्चुअल और को स्टैंडर्ड रेशियो में बांटना है। ये क्या है, एक्चुअल और को स्टैंडर्ड रेशियो में। सर वो कैसे लिखेंगे, देखो देखिएगा ध्यान से समझिएगा। यहाँ एक्चुअल लॉस कितने हो गए, 1200 और 860 कितने हो गए, 2060 कितने हो गए, 2060। लगता है स्टूडियो के अंदर चूहा घुस आया है और कुछ कुतर रहा है। ये जो 2060 है इसको क्या करेंगे स्टैंडर्ड रेशियो में, इसको क्या करेंगे स्टैंडर्ड रेशियो में। कैसा, ये 1000 और ये 800, ये 1000 और ये 800 कितना हो गया, इसको बांटो तो 2060 1000 डिवाइडेड बाय 1800 और 2060 मल्टीप्लाई बाय 800 डिवाइड बाय 1800। क्लियर है, 2060 डिवाइड बाय 1800 गुना 1000 1144 और 800 से करेंगे तो 916 तो 1144 और 916 915 पॉइंट ऐसा कुछ आ रहा है, 916 कर दिया हम, इसमें इतने माथाफोड़ी में नहीं घुसे। यहाँ तक एक बार वापस देख लीजिए भाई। देखो मेन चीज जो वो किसके बारे में, स्टैंडर्ड ऑर्स के बारे में कि स्टैंडर्ड ऑर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा कि वो कह रहा है 800 यूनिट 800 के और 600 के अगर इनपुट देते हैं 1400 का तो 1260 यूनिट बनती है। अब स्किल के कितने चाहिए, उसके लिए 1000 घंटे और अनस्किल के चाहिए 800 घंटे। तो 1000 घंटे स्किल के और अनस्किल के 800 घंटे लेके जाएंगे तो क्या 1400 यूनिट बनेगी क्या, नहीं जी सर 1260 यूनिट बनेगी। तो उसके हिसाब से हमारी कैलकुलेशन होगी कि 1260 यूनिट के लिए 1000 घंटे चाहिए, तो जो 1480 हमने एक्चुअल बनाए उसके लिए कितने लगने चाहिए, तो वो हमने ऐसा कैलकुलेट किया। जो कितना आ रहा है आपका 1000 भाग 1260 गुना 1480, ये कितना आ रहा है, स्केल के कैलकुलेशन में आ रही है 1175 और अनस्केल की आ रही है 800 भाग 1260 गुणा 1480 949 40 940 939 पॉइंट ऐसा कुछ आ रहा है, 940 कर दिया हमने। क्लियर, 800 भाग 1260 गुणा 1480 940। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या लिखना है, अब तो बस स्टैंडर्ड रेट लिखना है। स्टैंडर्ड रेट कितना है 10 और 12 10 और 12 10 और 12 और यहाँ एक्चुअल रेट लिखना है 11 और 11। क्या यहाँ तक की बात समझ आई, हाँ जी सर यहाँ तक की बात समझ आई, यहाँ तक के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं। RAH कैसे कैलकुलेट किया सर एक बार बता देंगे क्या। देखो एक्चुअल हॉर्स जो है 2060 इनको क्या किया स्टैंडर्ड रेशियो में बांट दिया। स्टैंडर्ड रेशियो कितना है, स्किल के अगर 1000 लगते हैं तो अन स्किल के 800 लगते हैं, तो उस रेशियो में 1000 और 800 के रेशियो में बांट दिया हमने। तो ये 2060 को हमने क्या किया 1000 और 800 के रेशियो में बांट दिया।
तो ये इस तरीके से बढ़ गया 1144 और 916। अब क्या करें सर? अब तो देखिए भाई कुछ करना ही नहीं है खास, अब तो आपको क्या है बस इनको फटाफट फटाफट जो है कैलकुलेट करना है, इनकी कैलकुलेशन जो फटाफट फटाफट करनी है। यहाँ पर कितना अमाउंट आता है, यहाँ पर कितना आता है, यहाँ पर कितना आता है, यहाँ पर कितना आता है। सर करें क्या? हाँ जी कर लीजिए। देखो पहले वाले में अगर बात करें तो 1175 इंटू 1175 गुणा 10 m प्लस 940 गुणा 12 m प्लस MRC, ये हो जाएगा आपका 23,030। ये जो है 1144 गुणा 10 m प्लस 916 गुणा 12 m प्लस, ये हो गया आपका 22,432। 1200 गुणा 10 860 गुणा 12, ये हो गया आपका 22,320। और ये हो गया आपका 1200 प्लस 860 गुणा 11, 22,660। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं यहाँ तक की? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक की कोई समस्या नहीं, कोई भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं? नहीं सर यहाँ तक का तो हम कर लेंगे, कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। 23,030 माइनस 22,660, तो ये आ गया आपका 370 फेवरेबल। इसको साइड में लिखते हैं, इनका नाम भी तो लिखना है। 370 फेवरेबल पॉजिटिव आ रहा है। 22,320 माइनस 22,660, 340 एडवर्स माइनस में आ रहा है। 23,030 माइनस 22,320, 710 फेवरेबल आ रहा है। 23,030 माइनस 22,432, 598 फेवरेबल आ रहा है। 22,432 माइनस 22,320, 112 फेवरेबल आ रहा है। एक बार वापस देख लें। हाँ जी सर वापस देख लेते हैं। देखिए हमने बात शुरुआत ऐसे की कि 800 यूनिट इसकी ए की और बी की 600, ये 1400 का इनपुट देते हैं। 10% नॉर्मल लॉस होता है, 1260 kg का आउटपुट होता है। अब इसके लिए 1000 घंटे चाहिए और अनस्किल के 800 चाहिए। तो हमने कैलकुलेट किया कि भाई 1000 घंटे से 1260 बनता है, तो 1480 के लिए कितना घंटे चाहिए, तो स्किल के कैलकुलेट किए और उसी तरीके से हमने 800 के हिसाब से अनस्किल के किए, जो 1175 और 940 है। तो ये स्टैंडर्ड आवर्स यहाँ पर लिख दिए गए, एक्चुअल आवर्स दे रखे हैं वो लिख दिए गए, स्टैंडर्ड रेट दे रखी है वो लिख दी गई, स्टैंडर्ड रेट दे रखी है वो लिख दी गई, एक्चुअल आवर्स दे रखे हैं वो लिख दिए गए और एक्चुअल रेट दे रखी है वो लिख दी गई। रही बात RAH, तो ये क्या रिवाइज एक्चुअल आवर या इसे रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स भी कहते हैं। ये एक्चुअल आवर्स को क्या किया जाता है, स्टैंडर्ड रेशियो में लिखा जाता है। तो ये एक्चुअल आवर्स को स्टैंडर्ड रेशियो में लिखा जाता है और इसको इस तरीके से वापस इनके रेशियो में बांट के लिखा गया। क्लियर है? अब बात करते हैं हम इनके नाम की। तो भैया देखो ये तो पूरा का पूरा लेबर कॉस्ट से रिलेटेड है, तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस ये क्या हो जाएगा, ये किससे रिलेटेड है? देखिए एक्चुअल आवर्स फर्क किसका, स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट की। स्टैंडर्ड ये रेट थी और एक्चुअल ये रेट थी, तो ये सिर्फ किसका फर्क है, रेट का फर्क है। तो इसे क्या कहते हैं, लेबर रेट वेरिएंस। जस्ट इस यहाँ पर बात करें तो स्टैंडर्ड रेट, यहाँ स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स। तो यहाँ पर क्या है, एक्चुअल और स्टैंडर्ड आवर्स के बारे में फर्क है। तो देखिए मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड आवर्स मतलब इतने घंटे तो लगने चाहिए थे, एक्चुअल में इतने घंटे लगे। तो ज़्यादा लगे, इसका ज़्यादा लगे या कम लगे वो किसके कारण होता है, एफिशिएंसी के कारण होता है। एफिशिएंसी पे पढ़ा था ना, एफिशिएंसी रेशियो लेबर चैप्टर के अंदर।
हाँ जी सर, पढ़ा था कि 5 घंटे का काम अगर 4 घंटे में करता है तो एफिशिएंट है, 5 घंटे का काम 6 घंटे में करता है तो इनएफिशिएंट है, कम एफिशिएंट है। तो ये क्या है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है सर। सर जी ये क्या है, देखिए स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट यहाँ पर एक्चुअल और है और यहाँ रिवाइज्ड एक्चुअल आवर्स है। तो मतलब क्या है, वही घंटे यहाँ पर जो एक्चुअल घंटे जो एक्चुअल मिक्स है उसमें है, और यहाँ एक्चुअल घंटे जो वो किसमें, स्टैंडर्ड मिक्स के अंदर है। तो ये सिर्फ किसका चेंज है, मिक्स का चेंज है। तो ये क्या हो जाएगा, लेबर मिक्स वेरिएंस। क्लियर है। रही बात यहाँ की, तो स्टैंडर्ड और रिवाइज एक्चुअल आवर्स है। स्टैंडर्ड रेट तो चेंज सेम है। यहाँ स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स में फर्क है, लेकिन ये एक्चुअल आवर्स नहीं, ये एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड रेशियो वाले हैं। तो इसको क्या कह सकते हैं, एफिशिएंसी नहीं कह सकते, इसको सब एफिशिएंसी कहते हैं, लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या आप मेरी बात समझ पाए हैं? हाँ जी सर, हम आपकी बात समझ पाए। सब एफिशिएंसी या इसे रिवाइज एफिशिएंसी भी कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें आप यूँ चिंता में मत आ जाइएगा, अलग अलग बुक्स जो वो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से इनको लिखती है। क्लियर है। हाँ जी सर, अब ये तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सर आप ना ये बताइए, ये आइडल टाइम वाला बताइए। अब देखिए यहाँ जो हम आइडल टाइम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये कौन सा कर रहे हैं, ये हम अब नॉर्मल लॉस के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में, अब नॉर्मल लॉस के बारे में। क्यों सर नॉर्मल लॉस के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? देखिए नॉर्मल लॉस अगर बात करें हम बुक्स के बारे में, तो मेरे पास जो बुक है उनमें से मेनली जो प्रेफर की जाती है वो 7 बुक है। अगर उनमें बात करूं तो 5 बुक के अंदर तो नॉर्मल और एबनॉर्मल के बारे में बात ही नहीं किया गया, सीधा जो है वो आइडल टाइम ही यूज किया गया। 2 बुक्स है जिनके अंदर आइडल टाइम के अंदर नॉर्मल और एबनॉर्मल के बारे में बात किया गया। अब नॉर्मल को कई जगह कंसिडर किया जाता है और कई जगह नहीं किया जाता है, मैक्सिमम जगह इसको कंसिडर नहीं किया जाता है। सीए इंस्टीट्यूट ने अपनी बुक्स के अंदर कहीं पर कंसिडर किया और कहीं पर नहीं किया, यहाँ तक की सिचुएशन है। तो सर आपके हिसाब से क्या है? तो मेरे हिसाब से तो इसको नॉर्मल जो आइडल टाइम है उसको कंसिडर नहीं करना चाहिए। क्यों, मैं उसका रीजन समझाता हूँ। जैसे ये जो है, ये क्वेश्चन है कि भाई 1200 सॉरी कितने यूनिट, 800 और 600, 800 और 600 यूनिट जो है ये जाके कितनी यूनिट बनाती है, 10% नॉर्मल लॉस होता है इनका, और 1260 जो वो यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। अब आपके स्केल कितने, 1000 और 800, 1000 स्किल्ड है, 800 अनस्किल्ड है। अब मान लीजिए 10% का नॉर्मल लॉस है, 10% का नॉर्मल आइडल टाइम है, नॉर्मल आइडल टाइम, नॉर्मल आइडल टाइम। भाई लेबर है, आदमी है, तो वो क्या करेंगे, चाय भी पियेंगे, खाना भी खाएंगे, मशीन थोड़ी है। समझ पा रहे हैं बात? हाँ जी सर। तो कुछ टाइम तो उनका नॉर्मली वेस्ट होता ही है, चाहे कितना ही बढ़िया से बढ़िया एम्प्लॉय ही क्यों ना हो, थोड़ा टाइम तो वेस्ट होता है। हाँ जी सर, सही बात कह रहे हैं। अब देखिएगा ये 1000 और ये 800, इनमें 10% नॉर्मल लॉस है। मतलब कि अगर इनको 1000 घंटे के लिए बुलाते हैं ना, तो उसमें से 10% मतलब 10 का लॉस होता है, और ये कितने घंटे काम करते हैं, 900 घंटे। अगर इनकी बात करें तो 800 के लिए बुलाते हैं, तो 800 बुलाते हैं, लेकिन उसमें से 10% का नॉर्मल लॉस होता है, मतलब कितना, 80 का नॉर्मल लॉस होता है, 720 का जो है वो घंटे काम होता है। अब मुझे बताइएगा 1260 यूनिट के लिए, 1260 यूनिट के लिए आप स्टैंडर्ड और किसे कहेंगे, 900 घंटों को, 900 और 720 को, या 1000 और 800 को? ध्यान से सोच के बताइएगा कि अगर आपको 1260 यूनिट बनानी है, अगर आपको 1260 यूनिट बनानी, तो आप अपने मजदूरों को कितने घंटे के लिए बुलाओगे, कितना मजदूरों को टाइम दोगे, 1000 घंटे या 900 घंटे? स्किल वालों को कितने दोगे, 1000 घंटे या 900 घंटे? सर हम ना 900 घंटे देंगे। अगर आपने 900 घंटे दे दिए ना, तो 900 घंटे इनको बुलाओगे,
तो भूख नहीं लगेगी क्या? हाँ जी सर लगेगी। तो वो चाय वगैरह नहीं पियेंगे क्या? हाँ जी सर पियेंगे। 10% नॉर्मल लॉस होगा, तो ये लो 10% नॉर्मल लॉस हो गया, कितना? 90। तो एक्चुअल काम तो कितना हुआ? 810 घंटे। 810 घंटे में क्या 1260 यूनिट बन पाएगी क्या? नहीं बन पाएगी। उसके लिए 900 घंटे तो काम वाले चाहिए, 900 घंटे तो प्रोडक्टिव काम चाहिए, 900 घंटे तो उनका प्रोडक्टिव काम होना चाहिए। समझ पा रहे बात? तो उनको कितने के लिए बुलाना पड़ेगा? 1000 के लिए। कितने के लिए? 1000 के लिए। तो उस वजह से इसको क्या किया जाता है? कंसिडर नहीं किया जाता नॉर्मल लॉस को। तो हम क्या कहेंगे? 1260 के लिए कितना? स्किल के 1000 घंटे और अनस्किल के कितने? 800 घंटे चाहिए। स्किल के 1000 और अनस्किल के कितने? 800 घंटे जो रिक्वायर्ड रहते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ जी सर, हम आपकी बात समझ पा रहे हैं। अब अबनॉर्मल होता है तो उस अबनॉर्मल को कंसिडर किया जाता है। अब इनको 900 घंटे काम करना चाहिए था और एक्चुअल में इन्होंने 800 घंटे ही काम किया, तो उस केस के अंदर फॉल्ट है। भाई यहाँ पर अगर 1000 घंटे बुलाया और 900 घंटे काम किया, तो क्या आप किसी डिपार्टमेंट को कह सकते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है? 1000 घंटे के लिए तो पे कर रहा है और 900 घंटे के लिए ये काम करवा रहा है। वो मैनेजर क्या करेगा पता है? आपको भला बुरा कहेगा, गालियां निकालेगा। क्यों? वो कहेगा भाई सब दिन से मैं काम करवा रहा हूँ ना, वो अभी आदमी है, वो भी खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उनका थोड़ा बहुत टाइम नहीं जाएगा क्या? आप क्या सोचते हो? 8 घंटे बुलाए तो पूरे दिन 8 घंटे काम करवा दें? भाई वो फैक्ट्री गेट से यहाँ तक आएगा, वो क्या उसको उड़ा के लेके आएगा? 10 मिनट तो उसमें चला जाता है। दिन में चाय पीने के लिए उसे जाने ही नहीं दे। नेचुरल इमरजेंसी होती है उसके लिए जाने ही नहीं दे कि नहीं 8 घंटे के लिए दिया, 8 घंटे पूरा का पूरा काम कर। क्या बात करते हो यार? इस तरीके से लताड़ेगा वो आपको। इस वजह से इतना तो नॉर्मल लॉस जो होता है उसको हम क्या करते हैं? कंसिडर करके चलते हैं। लेकिन अगर 800 घंटे ही काम हुआ, 900 होना चाहिए और 800 ही हुआ, 1000 के लिए बुलाया, 10% नॉर्मल लॉस होता है, लेकिन आपने 20% कर लिया, तो उस केस के अंदर हम उसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। उसको कहते हैं भाई 1000 घंटे में कम से कम 900 घंटे तो काम होना चाहिए। अब तूने 800 ही करवाया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? वेरिएंस जो वो कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? तो ये जो आइडल टाइम है यहाँ पर हम किसको कंसिडर करते हैं? एबनॉर्मल आइडल टाइम। सर कैसी होगी इसकी कैलकुलेशन? बस देखिए, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सेम वैसा वैसा। शुरू के अंदर लिख दीजिए स्टैंडर्ड और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, लास्ट में लिख दीजिए एक्चुअल और मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट। ऐसा लिखा। स्टैंडर्ड और एक जगह आएगा, बाकी जगह एक्चुअल और एक्चुअल और एक्चुअल और ये रिवाइज रिवाइज सॉरी 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 ये रिवाइज एक जगह रिवाइज हो जाएगा, बाकी जगह रिवाइज जो वो नहीं होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ जी सर, हम आपकी बात अच्छे से समझ पा रहे हैं। रेट जो है वो स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट और स्टैंडर्ड रेट। क्या यहाँ तक आपको कोई समस्या आई क्या? नहीं सर, ये तो हमारा वैसा जो ऊपर कर रहे थे ना वैसा वैसा। यहाँ पर एक चीज अलग होगी, वो क्या होगी कि एक्चुअल और वर्क और पेड जो है वो अलग होंगे। समझ पा रहे हो? एबनॉर्मल आइडल टाइम होगा तो कि काम तो हमने कितने घंटे करवाया? स्किल को 1200, लेकिन पे कितने घंटे के लिए किया? 1300 के लिए। और यहाँ पर 860 घंटे के लिए काम करवाया, जबकि उनके लिए अनस्किल को पे कितने के लिए किया? 900 घंटे के लिए। तभी एबनॉर्मल आइडल टाइम होगा। हाँ जी सर। तो क्या कर दीजिएगा? 2 के आगे वर्क लिख दीजिएगा, 2 के आगे पेड लिख दीजिएगा, 2 के आगे पेड लिख दीजिएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ जी सर समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्टैंडर्ड और कैसे कैलकुलेट करें? वही सेम ही है, 800 600, उसमें से 10% का नॉर्मल लॉस हुआ, तो 1400 में से 10% गया 1260। वही सेम ही कैलकुलेशन है। 1260 के लिए इसके कितने चाहिए? 1000। इसके कितने चाहिए? 800। तो उसके हिसाब से 1480 के लिए कितने चाहिए? वो सेम ही कैलकुलेशन करेंगे, तो सेम ही आंसर आएगा 23,030। कितना आएगा? 23,030। कैसे आएगा कि 1000 चाहिए 1260 के लिए, तो 1480 के लिए कितना चाहिए? 800 चाहिए 1260 के लिए, तो 1480 के लिए कितना चाहिए? मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट 10 और 12। एक्चुअल और वर्क जो है वो दे रखे हैं क्या? 1200, 860, 1300
900, 1300 और 900। 1200 और 860 के सेम ही है क्या? 1200 और 860 सेम ही है। तो रिवाइज एक्चुअल आवर्स जो है वो क्या है? इसी एक्चुअल और वर्क को क्या किया गया है? स्टैंडर्ड रेशियो में बांटा गया है, तो वो सेम ही आएगा जो यहाँ कैलकुलेट किया है, 1144 और 916। 1144 और 916 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट 10 और 12 मल्टीप्लाई बाय 10 और 12 मल्टीप्लाई बाय 11 और 11 मल्टीप्लाई बाय 11 और 11। क्लियर? अब जो है वो कैलकुलेशन यहाँ पर लिख दीजिए। 1144 वाले में कितना है? 22,432 और 22,320। 22,432 और 22,320। 22,432 और 22,320। क्लियर है? यहाँ तक कोई चेंज है क्या? चेंज नहीं होना चाहिए भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। 10, 12, 1200 और 60 ये सेम ही है। क्लियर है? यहाँ कितना हो जाएगा? एक्चुअल और पेड कितना है? 10 और यहाँ एक्चुअल स्टैंडर्ड रेट कितनी है? 10 और 12 है। 10 और 12 है और एक्चुअल रेट जो वो 11 है। तो ये हो गया 1300 गुणा 11, 900 गुणा 12। ये हो गया 25,010। ये हो गया 1300 गुणा 11 और 900 गुणा 11। ये हो गया 24,200। 1300 प्लस 900 गुणा 11। क्लियर है यहाँ तक? फिर सर आगे क्या करेंगे? सेम ही वही ये हो जाएगा। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर सब एफिशिएंसी और रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। अब कैलकुलेट कर लोगे क्या? हाँ जी सर, अब कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आसानी से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? समझ पा रहे हैं बात? तो एक बार मैं आपको लेबर वाला पोर्शन पूरा का पूरा रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए हम क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड और कैलकुलेट करना जो है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने लायक होता है, तो उसको आपको ध्यान से समझना है। अब कई बार क्वेश्चन एक टाइप के क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है जो कि रेयर केस है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी बोलता है कि भाई स्किल वर्कर है वो आपके 40 है, अनस्किल जो है वो आपके 32 है, मान लीजिए 32 है, और इन्होंने वर्क करते हैं ये 5 डेज मल्टीप्लाई बाय 8 आवर्स। एक दिन के अंदर 8 घंटे काम करते हैं और ऐसा 5 दिन काम करते हैं, तो बताइए वो कितने घंटे काम करेंगे? ऐसों की जरूरत पड़ सकती है, इस वजह से ये कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे मेरे को पता है कि आपको आती होगी। देखो एक एम्प्लॉय एक दिन में 8 घंटे काम करता है, 5 दिन में कितने करेगा सर? सर 40 घंटे काम करेगा। एक एम्प्लॉय 40 घंटे काम करेगा, तो 40 एम्प्लॉय कितने करेंगे? 40 इंटू 40 कितने घंटे करेंगे? 1600 घंटे का काम होगा। क्लियर? तो 32 है और एक 40 घंटे करता है, तो 32 इंटू 40 कितने घंटे का काम होगा? 1280 घंटे का काम होगा। इस तरीके का भी क्वेश्चन कभी कभी कहीं कहीं जरूरत पड़ सकती है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे मेरे को पता है कि आपको ये चीजें आती होगी। क्लियर? एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, देख लीजिए। ये 2 केस देखे इसके अंदर कि आइडल टाइम हो और आइडल टाइम नहीं हो।
नो आइडल टाइम है। स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, रिवाइज एक्चुअल आवर, जैसे रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स भी कहते हैं, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल आवर इनटू एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड आवर कैलकुलेट करते वक्त आपको क्या करना होगा, थोड़ा अटेंटिव रहना होगा, ध्यान रखना होगा, और उसको एक बार आप अच्छे से कैलकुलेट कर लोगे, फिर आपको इनको क्या करना, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी। टोटल जो डिफरेंस है वो कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस का जो डिफरेंस है वो रेट वेरिएंस, आवर्स का जो डिफरेंस है वो एफिशिएंसी वेरिएंस, और मिक्स की वजह से चेंज आया वो मिक्स वेरिएंस, और स्टैंडर्ड मिक्स और स्टैंडर्ड आवर्स के हिसाब से अगर देख रहे हैं तो वो रिवाइज्ड एफिशिएंसी या सब एफिशिएंसी वेरिएंस। क्लियर है, इस तरीके से होगा। और आइडल टाइम के अंदर शुरू वाला स्टैंडर्ड और इनटू स्टैंडर्ड रेट होगा, और फिर दो जो है वो एक्चुअल और वर्क होंगे, और फिर दो एक्चुअल और पेड होंगे। क्लियर है, इस तरीके से आपका बनेगा। समझ पा रहे हैं बात? क्लियर है? हाँ जी सर, समझ गए। अब इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो भाई। कैलकुलेशन के अंदर फिर देख, हो सकता है कि कोई छोटे मोटे मिस्टेक हो जाए, कैलकुलेशन के अंदर हो सकता है कि छोटे मोटे मिस्टेक हो जाए। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है ना, तो आप समझ लीजिएगा, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इतनी सारी कैलकुलेशन में क्या होता है कि छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। तो अगर रह गई हो तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। क्लियर है? वेरिएबल ओवरहेड बहुत आसान सही है, इस वजह से इसको साथ ही लिख देते हैं अपन, फिर यूं ही इसके ऊपर बात करना होगा। पैसा का वैसा स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल और स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल और एक्चुअल रेट। देखिए वेरिएबल में ओवरहेड के अंदर ऐसा नहीं दो या दो से ज़्यादा प्रकार के होंगे तो यहाँ एक कोई कॉलम एक्स्ट्रा बने वो होगा नहीं, या कॉलम एक्स्ट्रा बने यहाँ एक्स्ट्रा कॉलम बने वो होगा नहीं। तो ये सीधे तीन ही कॉलम रहेंगे, और उसके हिसाब से ये हो जाएगा वेरिएबल ओवरहेड। इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल ओवरहेड, कॉस्ट वेरिएंस। और ये जो है वेरिएबल ओवरहेड, इसे कहते हैं एक्सपेंडिचर वेरिएंस। नाम बदल रहे हैं, बाकी देखो वो ओके वो ही रह रहे हैं, कोई चेंज जो है इसके अंदर नहीं आ रहा है। वेरिएबल ओवरहेड, एफिशिएंसी भैया। अब कई बुक के अंदर यहाँ पर एफिशिएंसी की जगह वॉल्यूम लिख दे तो भी आप कंफ्यूज नहीं होना, ये वही है। देखिए यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड और एक्चुअल और का जो है वो यहाँ पर एफिशिएंसी बोलते हैं, मटेरियल के अंदर इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। तो कई बार ये वेरिएबल ओवरहेड के लिए भी वैसा वॉल्यूम बोल सकते हैं, तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो ये आपका काफ़ी सारा पोर्शन जो वो स्टैंडर्ड का यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब जो है आपका बचेगा फिक्स्ड ओवरहेड और सेल्स वेरिएंस, जिसको अपन अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो अपने साथियों के साथ जरूर 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 साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।